हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं बिज नेटवर्क। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे चाइना इतना पावरफुल बना और कैसे मैन्युफैक्चरिंग का हब बना। क्या है चाइना की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक टाइम था जब चाइना बहुत अमीर था। चाइना की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। चाइना ने कई रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन भी करे, जैसे कि सिल्क रूट जो कि 125 बीसी में बना था, और वो रूट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था। साथ ही में चाइना ने पेपर्स और बुक्स का भी इन्वेंशन करा, और चाइना ने गन पाउडर का भी इन्वेंशन करा। ये सब चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने नहीं करा। इससे पहले चिंग डायनेस्टी में ये इन्वेंशन हुए। चिंग डायनेस्टी के अंदर चाइना ने काफी प्रॉस्पर करा, चाइना में काफी डेवलपमेंट हुई। चाइना काफी चीजों का लीडिंग एक्सपोर्टर था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी फेमस थे। लेकिन कुछ टाइम बाद काफी लोगों की नजर चाइना पे पड़ी और उन्होंने चाइना पे अटैक कर दिया। सेम चीज ये इंडिया में भी हुई, सेम चीज चाइना में भी हुई। लेकिन उसके बाद चाइना की हालत और खराब होनी शुरू हो गई। चाइना ने मल्टीपल वॉर्स देखी, जिसके बाद चाइना पूरी तरीके से खत्म हो गया। चिंग डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, जिसके बाद चाइना में कई रेवोल्यूशन हुए। चाइना ने कई रेवोल्यूशन देखे। चाइना कई मल्टीपल वॉर्स लड़ता है, जिसमें से सबसे पहली वॉर 1840s में हुई थी, जो कि कहते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर। इस ओपियम वॉर में चाइना ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता है। सेकेंड ओपियम वॉर होती है 1856 में, जिसमें फिर से चाइना ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता है, और इसमें चाइना हांगकांग का रीजन खो देता है, जिसमें हांगकांग का रीजन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और 1894 में साइनो जापानीज वॉर होती है, जिसके बाद जापानीज किंगडम भी चाइना पर अटैक करती है, जिसमें कई सारे लोगों की जान जाती है। चाइनीज इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रबल में आ जाती है। इसके बाद चाइना की जो डेवलपमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद कई सारी सिविल वॉर्स होती है, जिसके बाद फाइनली 1949 के अंदर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है और माओ जेडोंग बनते हैं चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट। 1949 में जब माओ जेडोंग चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, तो चाइना में काफी प्रॉब्लम्स होती है। चाइना में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, चाइना में कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं होता है, जिसमें चाइना को ग्रो कराना बहुत मुश्किल होता है। 1953 में चाइना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करता है, जिसमें चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करता है। 1958 में चाइना ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का प्लान लॉन्च करता है, जिसमें चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करता है, जिसमें चाइना ऑलमोस्ट 56 मिलियन लोगों की जान गंवा देता है। क्योंकि चाइना में बहुत हैवी अमाउंट में फेमाइन्स आती है, जिसमें चाइना में काफी लोगों की जान चली जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तब 1962 में चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है, जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरह हारता है और इंडिया लद्दाख का रीजन चाइना से खो देता है। ये वॉर इंडिया के लिए सबसे दर्दनाक वॉर होती है, क्योंकि इसमें इंडियन लीडरशिप रेडी नहीं होती। हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि चाइना इंडिया पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और चाइना इंडिया से बहुत बड़ी वॉर लड़ता है, जिससे चाइना के लिए बहुत बड़ी जीत होती है, लेकिन इंडिया के लिए बड़ी हार होती है। 1964 में चाइना वापस से पूरी दुनिया को शॉक करता है। इस बार अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करता है। चाइना यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस के बाद पांचवा ऐसा नेशन बनता है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। इसके बाद चाइना बहुत पावरफुल कंट्री देखा जाता है पूरी दुनिया में। ऊपर से चाइना के पास यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होती है, जिसमें चाइना पूरी दुनिया के रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता है। 1966 में एक बार वापस से अटेम्प्ट करा जाता है चाइनीज इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए, इस बार कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे। इस बार स्टूडेंट्स को कंट्री साइड भेजा जाता है, जहाँ पे वो नई स्किल्स को सीख के आए और चाइना में इम्प्लीमेंट करें, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोडक्शन में हेल्प हो। जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे बाहर भेजती थी, लेकिन यूएसएसआर के साथ टेंशन होने की वजह से चाइना को इस प्लान को भी कैंसिल करना पड़ता है और इस प्लान को बंद करना पड़ता है, क्योंकि माओ जेडोंग की जान चली जाती है हार्ट अटैक की वजह से, जिसके बाद इस प्लान को बंद करना पड़ता है। माओ जेडोंग के बाद देन जाओपिंग पावर में आते हैं। इनके अंडर चाइना कई रिफॉर्म्स को अनाउंस करता है। 1978 में इन्होंने चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अनाउंस करा, जिसमें चाइनीज इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। इससे पहले चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जिसमें सब सब कुछ एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जिसमें इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर लैंड तक सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लोगों को बिजनेस खोलने की फ्रीडम नहीं थी, या बिजनेस करने की फ्रीडम भी नहीं थी।
गवर्नमेंट सारे लॉज बनाती थी और स्ट्रिक्ट लॉज बनाती थी जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का रोल काफी कम था। सोशलिस्ट मेंटालिटी की वजह से माओ जेडोंग जब पावर में थे तो उन्होंने कई रिफॉर्म्स निकाले, लेकिन वो फेलियर रहे क्योंकि क्रिटिसिज्म और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का रोल न होने की वजह से चाइनीज इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई। 1978 में जैसे ही देन जॉपिंग पावर में आते हैं तुरंत चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं जिसमें चाइना अपनी इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड के लिए खोल देता है और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अपने देश में एक लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें सारी कंपनीज सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोका कोला वो पहली कंपनी बनती है जो कि बाहर की कंपनी होती है और चाइना के अंदर इन्वेस्ट करती है अपनी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाकर। देखते ही देखते चाइना अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाता है जिसमें सारी फॉरेन कंपनीज आती है और चाइना में इन्वेस्ट करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी वजह से चाइना पूरी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है और इसी वजह से चाइना कंटिन्यूसली 10% से ऊपर ग्रोथ रेट अचीव करता है काफी सालों तक। यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चाइना आज इकोनॉमिक पावर है। इस पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फोकस करा था जिसमें फार्मर्स अपना सरप्लस आउटपुट को अपने पास रख सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने मनचाहे रेट पर, जिसमें ये बहुत बढ़िया पॉलिसी थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में काफी बढ़ा और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ा जिसकी वजह से कैपिटलिज्म भी प्रमोट हुआ और इसकी वजह से कई चाइनीज कंपनीज भी खुली जिसका चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है। 1980s के अंदर चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला जो कि था वन चाइल्ड पॉलिसी। देन जॉपिंग उस टाइम के प्रेसिडेंट थे चाइना के और उन्होंने इस लॉ को पास करा ये सोच कर कि इससे चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी और ये हुई भी, लेकिन इसका अलग इफेक्ट हुआ चाइना की पॉपुलेशन पे क्योंकि इस वन चाइल्ड पॉलिसी से चाइनीज पेरेंट्स की ज़्यादा प्रेफरेंस हो गई थी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड की ज़्यादा प्रेफरेंस कम थी, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई और सेक्स रेशियो भी बिगड़ गया। 1989 में तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हुए जिसमें चाइनीज स्टूडेंट्स ने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करे कि वो डेमोक्रेसी को चाहते हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ आर्मी का यूज़ करा जिसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जान चली गई। 2010 में चाइनीज इकोनॉमी ने जापानीज इकोनॉमी को ओवरटेक करा जिसके बाद चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया पूरी वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए। जिसके बाद चाइना का स्टांस वेस्ट की तरफ काफी एग्रेसिव हो गया, चाइना काफी एग्रेसिव हो रहा था। जिसके बाद यूएस को समझ में आ गया था कि अब यूएस पूरी दुनिया में सुपर पावर नहीं रहेगा क्योंकि अब चाइना उनको ओवरटेक करने वाला है। जिसके बाद चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान सबको समझ में आता है जो कि था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है अपने करेंसी के थ्रू और अपनी आर्मी के थ्रू। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शी जिनपिंग के पावर के आने के बाद काफी फेमस हुआ जब चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील क्रैक करी जो कि थी सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को काफी हेवी अमाउंट में लोन्स दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में, जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पोर्ट को डेवलप करा और चाइना ने बॉर्डर पोर्ट से सीधा पाकिस्तान के पीओके तक एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करा जिसको यूज कर सकते थे चाइना अपने ट्रेड के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना काफी कंट्रीज को अप्रोच करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद अगर वो कंट्री मान जाती है तो उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि वो प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी पूरा करेंगी और रॉ मटेरियल भी चाइना से आएगा, जिसके बाद चाइना को तीन साइड से प्रॉफिट होता है। अगर वो कंट्री डिफॉल्ट कर जाती है तो वो प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनीज टेक ओवर कर लेती है या फिर चाइनीज गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है और उस प्रोजेक्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू। मैक्सिमम टाइम पे एयरपोर्ट या पोर्ट होते हैं। ये भी देखा गया पाकिस्तान में क्योंकि ग्वादर पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया गया चाइनीज गवर्नमेंट के थ्रू जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया चाइना का लोन। इसके बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।